वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज। आज हम लोग पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार। हम लोग आज मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो चर्चा किया गया वो भाग 3 में किया गया है, जो अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1791 का चर्चा किया गया है। इसी से हम लोग क्या किए, फंडामेंटल राइट्स लिए। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान के से। और अमेरिका के संविधान से किस भाग से? तो बिल ऑफ राइट्स 1791 से। आरंभ में, स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था उस समय हम लोगों को फंडामेंटल राइट जो मिला था उसकी संख्या कुल 7 थी। बाद में संशोधन करके इसकी संख्या 6 कर दी गई। कौन सा संशोधन किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के किससे? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? तो मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। और इसको अनुच्छेद 31 से हटा के कहाँ रखा गया? 300A में रखा गया। कहाँ रखा गया? 300A में रखा गया। फिर से एक बार देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होता है भारतीय संविधान के भाग 3 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद संख्या 12 से 35 में चर्चा है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान में किस जगह से लिया गया? बिल ऑफ राइट्स 1791 से लिया गया है। आरंभ में इसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। बाद में इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कहाँ से हटाया गया? मौलिक अधिकार से हटा के क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल कहाँ शिफ्ट किया गया? तो 31 से हटा के 300A में रखा गया। अब जो 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को मिलता है वो कौन कौन सा है? देखिए, पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबको पहले इक्वल कर दिया गया। इक्वल करने के बाद सबको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। फिर वहाँ शोषण होने लगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का दिया गया, फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया और संवैधानिक उपचारों का दिया गया। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब देखिए, अल्पसंख्यक का अधिकार जनसंख्या के हिसाब से नहीं, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों का अधिकार। किसके आधार पे? भाषा, लिपि और संस्कृति की। ये पूछा जाता है अल्पसंख्यकों का अधिकार किस आधार पे? तो भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक करके ये सारे मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पढ़ेंगे। और कल फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। और फिर अगले दिन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। और लास्ट दिन पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे। यानी 3 दिन का ये क्लास होगा। अब चलिए अनुच्छेद 14 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है जो विधि के समान यानी कानून के समक्ष सब समान है, इक्वल है। यानी कि कानून की नज़र में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इक्वल है। और विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। अब ये विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अब ये जो है निगम, कंपनी, नागरिक, विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। क्या? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 15 में धर्म, मूल यानी कि वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्य जो है महिला और बच्चे के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15(3) में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग
जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसी आधार पे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है। ये आर्टिकल 15(3) कहता है अपवाद में। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ये 15(4) कहता है। यानी आर्टिकल 15 में सबसे पहले क्या पढ़े, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसका अपवाद तुरंत पढ़े, जो महिला और बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है 15(3) में, आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 3 में, और पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ये 15(4) में पढ़े। अब 16 में पढ़ते हैं, नियुक्ति एवं रोजगार में समानता का अवसर। जैसे सरकारी नौकरी होता है या किसी प्रकार की नियुक्ति होती है, उसमें सबको समान अवसर मिलेगा। उसी में इसका सब आर्टिकल 16(4) में कहता है पिछड़ों वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी राज्य मतलब सरकार, सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होगा और या रोजगार का अवसर मिलेगा तो उसमें क्या किया जाएगा, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग का मतलब यहाँ क्या है, यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो, क्या हो, इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। अपर्याप्त का मतलब क्या होता है, जनसंख्या की प्रतिशत के आधार पर जितना उसका जनसंख्या है, यदि उसका प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में कम है तो उसको अवसर दिया जाएगा। 27% आरक्षण पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में दिया गया था। अनुच्छेद 17 को देखते हैं, अस्पृश्यता का अधिकार है, यानी छुआछूत के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान में इसका कोई भी परिभाषा नहीं किया गया है, जो छुआछूत का क्या मतलब है, क्या छुआछूत माना जाएगा और क्या छुआछूत नहीं माना जाएगा, इसको क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान समय में इसका नाम बदल के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। अभी इसको क्या कहा जाता है, अस्पृश्यता का अंत होना, ये आर्टिकल 17 कहता है। संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है जो क्या छुआछूत है क्या नहीं है। अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। अब आर्टिकल 18 पढ़ते हैं, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, किसी प्रकार का उपाधि नहीं दिया जाएगा। अपवाद में केवल क्या है, शैक्षणिक और सैन्य उपाधि, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दिया जा सकता है, सेना के क्षेत्र में उपाधि दिया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, तब तक नहीं ले सकता है जब तक वो राष्ट्रपति से अनुमति ना ले ले। अब इसी पे एक विवाद हुआ था, कब, 1954 ईस्वी में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जो पद्मश्री पद्म विभूषण मिलता है ना, इस पे एक कंट्राडिक्शन आया था, जो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। यह ऊपर में है ना, जो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत हो गया, यानी कि आर्टिकल 18 के तहत उपाधि नहीं दिया जा सकता है। तो जब ये 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिया जाने लगा तो वहीं पे बालाजी राघवन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए, जो जब आप कह रहे हैं जो 18 के तहत उपाधि नहीं दिया जा सकता है तो ये कैसे दे रहे हैं। तब इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो ये उपाधि नहीं है, एक सम्मान है। यदि कोई टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसको क्या किया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन जिसको भी ये सम्मान मिलेगा, ये अपने नाम के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकता है। जो पद्मश्री फलना, पद्मश्री, ये भारत रत्न, ये अपने नाम के साथ उसका उपयोग नहीं कर सकता है। आज हम लोग ये पढ़े कि समानता का अधिकार पढ़े, अगले दिन नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, और पढ़ेंगे क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।